हेलो दोस्तों, मेरा नाम क्रिश और आप देख रहे हैं कनपुरिया टीवी। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक धांसू से इंट्रो के साथ और हॉल में शोर और आवाज़ों के साथ। और हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट पार्ट में आनंद हमें स्टोरी नरेट कर रहे होते हैं, तो उन्हें सेकंड पार्ट में भी स्टोरी को नरेट करना होता है। पर हमें पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। एडमिट होने के बाद उनका बेटा उनसे मिलने आता है, जिसका नाम होता है विजेंद्र। विजेंद्र तो उनसे मिलने आ जाता है हॉस्पिटल में, पर जिन्होंने चैप्टर 1 की स्टोरी सुनी है और वो भी आधी, तो वो चैप्टर 2 की भी स्टोरी सुनना चाहते हैं। लेकिन अब सुनाएगा कौन, क्योंकि आनंद तो हॉस्पिटल में है। फिर क्या होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो विजेंद्र से बात करते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं कि प्लीज़ आगे की स्टोरी अगर आपको मालूम है तो वो हमें सुनाइए, क्योंकि वो हम सुनना चाहते हैं और दूसरों को भी सुनाना चाहते हैं। तो विजेंद्र इसमें एग्री हो जाता है। फिर वो अपने पापा मीन्स आनंद के ऑफिस में आते हैं और सभी केजीएफ 2 के चैप्टर की बुक को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली हमें चैप्टर 2 की बुक मिल जाती है और फिर आनंद को स्टोरी पढ़ने के लिए बोला जाता है। फिर आनंद भी हंसी खुशी स्टोरी सुनाना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, कहानी ठीक वहीं से चालू होती है, फ्लैशबैक में जाकर के, जहाँ पर रॉकी ने गरुणा को मार दिया होता है। और उसे मारने के बाद जो केजीएफ के लोग हैं वो इतना जोश में आ जाते हैं, इतना उनमें शक्ति ऊर्जा आ जाती है कि वो भी रॉकी की तरह गरुणा के सारे लोगों को मार करके वहाँ पर एक अच्छा जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। और वो रॉकी को अपना मसीहा, अपना भगवान मान लेते हैं, क्योंकि रॉकी ने केजीएफ को जीत लिया होता है। फिर जब प्रेजेंट में यहाँ पर राज्याभिषेक चल रहा होता है, तो गरुणा के लोगों को लगता है कि यहाँ पर तो विराट अपना राज्याभिषेक करा रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो अपने सुल्तान रॉकी भाई है। वो अंदर आते ही उन लोगों को बताते हैं कि उन्होंने विराट को तो पहले ही टपका डाला है और अब केजीएफ का असली ऑनर अपन है, यानी कि रॉकी। और यहाँ पर मीटिंग में कमल भी होता है। कमल जब ज़्यादा उछल रहा होता है, रॉकी को पुराना पास्ट याद दिला रहा होता है, उसकी बेइज्जती कर रहा होता है, उसकी धो रहा होता है, तो फिर अपने रॉकी भाई कहाँ शांत बैठने वाले होते हैं, वो उसे वहीं पे तुरंत ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही वो उसे गोली मारते हैं, सब बहुत डर जाते हैं टीम मेंबर्स। अचानक सब शांति का माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है शांति आएगी, पर आती नहीं है। सॉरी। यहाँ पर वो रीना को भी उठा लाता है ज़बरदस्ती। वो उसको इसलिए लाया होता है क्योंकि वो उसके साथ करना चाहता है एंटरटेनमेंट। फाइनली रीना अब केजीएफ की मालकिन बनने वाली होती है, क्योंकि अपने रॉकी भैया उसको इसलिए लाते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं एंटरटेनमेंट। लेकिन रीना तो बहुत गुस्सेबाज है, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसके पिता को भी गुस्सा बहुत आता है, लेकिन यहाँ पर उसकी अब नहीं चलने वाली। तो फाइनली यहाँ पर उसके पिता भी शांत हो जाते हैं और रीना भी शांत हो जाती है। यहाँ पर अब केजीएफ के लोगों की लाइफ बहुत ही बदल चुकी होती है रॉकी भाई की वजह से। लोग यहाँ पर डेली चिकन बिरयानी, नारी कुलचा, कबाब टिक्का सभी खा रहे होते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। इनकी लाइफ इतनी बदल चुकी होती है कि वो डेली अच्छा खा रहे होते हैं, अच्छा पहन रहे होते हैं, और रॉकी भाई उनके लिए बढ़िया से घर बनवा रहे होते हैं। और इसी वजह से लोग रॉकी भाई को अपना भगवान और देवता मानने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉकी वनराम के पास जाता है, जो कि यहाँ पर कैद होता है, जिसे रॉकी नहीं किया होता है। और वनराम वो होते हैं जो कि गरुणा के राइट हैंड होते हैं। रॉकी उसके पास आता है और उसे ऑफ़र देता है कि तुम मेरे लिए काम करो, लेकिन वनराम कहाँ मानने वाले थे। रॉकी उसे एक ऑफ़र और देता है। उसके बाद रॉकी बाहर जाता है अपने अनट्रेंड लोगों के पास, उनसे बोलता है निशाना लगाओ। वो निशाना लगाते हैं, लेकिन निशाना नहीं लगता है। फिर वो अंदर से वनराम को बुलाता है और वनराम को बंदूक देता है, कहता है अब तुम निशाना लगाओ। वो जैसे ही निशाना लगाता है, निशाना एकदम सटीक लगता है। तो वो फिर ऑफ़र देता है। तो वनराम कहता है कि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट तो करता हूँ, लेकिन फिर चीज़ें मेरे हिसाब से चलेंगी और फिर इन्हें मैं ट्रेन करूँगा कि कैसे बंदूक चलाई जाती है। और वो रॉकी की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वनराम जैसे ही जॉब को एक्सेप्ट करता है, फिर वो अपनी चलाने लगता है और तुरंत रॉकी से बोलता है कि अब हमें सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, और फिर बढ़ाने के बाद फिर मैं इन बंदों को ट्रेनिंग भी दूँगा। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि KG1 में जहाँ रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था, वहाँ वो बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करता है। चीज़ों को नोटिस करने के बाद उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर KGF के अंदर एक माइन नहीं बल्कि 9 माइन है, और उस 9 माइन को कभी नहीं खोला गया। वो लोग बस वहाँ की एक ही माइन से काम चलाते रहे, क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे हर किसी को सारी माइंस का पता चले। ऐसा पता चलने पर केजीएफ पर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता। और जब सारे पार्टनर्स को ये बातें पता चलती हैं कि रॉकी दादा को सब पता चल गया है,
तो लोगों की फट जाती है। सब बौखला जाते हैं कि रॉकी को सारी चीज़ें पता चल गई हैं। रॉकी को सब पता होने के बाद लोग काफ़ी डर जाते हैं। वो इसलिए डर जाते हैं कहीं रॉकी उन्हें मार ना दे। लेकिन रॉकी ये चीज़ जानता था कि अगर वो सबको मार देगा तो वो बिजनेस करेगा किसके साथ। इसीलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता है और सबको बिजनेस करने के लिए बोलता है। सभी यहाँ पर मान जाते हैं। फिर अगले सीन में जो 8 महीने यहाँ पर ओपन होती हैं वहाँ पर लेकिन अंदर कोई जाना नहीं चाहता, सभी डरते हैं। फिर क्या, फिर अपने रॉकी भैया आते हैं। रॉकी भैया आगे आगे जाते हैं और सबको लेके अंदर जाते हैं और फिर सबके साथ खुद मेहनत करते हैं और काम करते हैं। रॉकी भाई को काम करते देख सभी जाग जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो भी रॉकी भाई के साथ अंदर जाके काम करने लगते हैं। और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू दोनों ही रॉकी की तरक्की को देख के काफ़ी जलने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं। वो बस किसी तरह यही चाहते हैं कि रॉकी को किसी तरह से रोका जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये वो खुद तो कर नहीं सकते थे, इसीलिए वो जानते थे कि ये काम सिर्फ एक ही औरत कर सकती है, वो है रमिका सेन। क्योंकि रमिका सेन के बारे में बताया जाता है कि वो एक खतरनाक ही पॉलिटिशियन होती है। वो इतनी खतरनाक होती है कि वो अपने से ऊपर किसी को कभी बढ़ने नहीं देती है। वो इतनी पावरफुल होती है। तभी वो लोग चाहते हैं कि ये काम सिर्फ रमिका सेन ही कर सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और होती है, उन्हीं लोगों की टीम में एक पॉलिटिशियन पहले ही होता है, नारायण। और वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से नारायण को पीएम की पोस्ट से हटा दिया जाए और वहाँ पर बैठा रह जाए रमिका सेन को। क्योंकि वो जानते हैं अगर रमिका सेन वहाँ पर बैठ गई तो हमें अपना सारा काम आराम से करने में समय मिल जाएगा। तभी वो सारे पॉलिटिशियन एक ऐसी वोटिंग करते हैं जिससे नारायण को पीएम की पोस्ट से हटा दिया जाता है और वहाँ पर रमिका सेन को बैठाल दिया जाता है। पर वहाँ ये जब जो भी सब हो रहा होता है उसके साथ साथ यहाँ केजीएफ की माइन में खुदाई के साथ साथ उन्हें एक बहुत सी खतरनाक तलवार मिलती है। जैसे ही वो तलवार उन्हें मिलती है वहाँ के सारे वर्कर्स डर जाते हैं क्योंकि वो तलवार अधीरा की होती है, जिसे कि गरुड़ा ने पहले ही मरवा दिया था। लेकिन हम यहाँ अगले सीन में देखते हैं कि अधीरा तो जिंदा है और वो गरुड़ा का मरने का इंतज़ार कर रहा था और अब वो फाइनली अपना केजीएफ वापस लेने आएगा। अधीरा यहाँ पर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं और वो अपना एक लड़का जो बहुत उछल रहा होता है पूरी फिल्म में वो भी मारा जाता है। और फिर उसके बाद अधीरा वहाँ से निकल जाता है। अधीरा की ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत होती है और वो कह देता है कि अगर आप कोई केजीएफ से सोने का ट्रक लेके निकलेगा तो मैं उसे निस्तनाबूद कर दूंगा। उसके बाद रॉकी के सारे पार्टनर्स जाकर के अधीरा से मिल जाते हैं और उन सब का एक ही मकसद होता है कि रॉकी को किसी तरह केजीएफ के बाहर लाया जाए और उसे ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद उसकी टीम के लोग राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं। राजेंद्र प्रसाद को जैसे ही शूट करते हैं तो रीना जो कि रॉकी के पास होती है वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। और ये बात जब रॉकी को पता चलती है तो वो भी उसके पीछे पीछे तुरंत केजीएफ से बाहर निकल जाता है। आगे जाके रीना को किडनैप कर लिया जाता है और रीना अब अधीरा के लोगों के पास होती है। अपने रॉकी भैया यहाँ पर पहुँच जाते हैं टाइम से उसको बचाने के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही फाड़ू सा एक्शन सीन होता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया लड़ाई चलती है। पर यहाँ पर पहले से अधीरा रॉकी के ऊपर निशाना लगाकर बैठा होता है कि जैसे रॉकी यहाँ पर आएगा और मैं उसे मार दूंगा। और ठीक ऐसा ही होता है। रॉकी जैसे ही आगे बढ़ता रहता है धीरे धीरे अधीरा उसके ऊपर निशाना लगा कर बैठा होता है और उसके ऊपर वो गोली चला देता है। तो यहाँ पर हमारे रॉकी भाई थोड़ा सा घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद भी अधीरा चाहता तो रॉकी को मार सकता था, लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं मारता है और उसे छोड़ देता है। वो उसे इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो जानता था, क्योंकि केजीएफ के लोग रॉकी को भगवान मानते थे, उन्हें अपना देवता मानते थे। तो वो ये चाहता था कि रॉकी जब टूटा फूटा खून से लथपथ ऐसे केजीएफ जाएगा तो लोग डर जाएंगे, उनका मनोबल टूट जाएगा। और अधीरा यही चाहता था। और जब रॉकी घायल होकर केजीएफ जाता है तो सच में सबका विश्वास टूट जाता है और सब डर जाते हैं क्योंकि अधीरा वापस आ गया होता है। और यहाँ पर मुंबई में शेट्टी और शेट्टी के साथ के लोग, जितने भी लोग जो रॉकी के साथ काम करते थे, शेट्टी उन्हें मरवा देता है। और साथ में अगर केजीएफ से भी कोई निकलता है या कोई भी ट्रक सोना लेकर के निकलता है तो अधीरा उनके सारे लोगों को मारकर ट्रक में लटका करके उन्हें वापस ही भेज देता था। ये सब देखने के बाद सभी लोग केजीएफ के अंदर के डर जाते हैं। वो इतनी दहशत में रहने लगते हैं और उनके पास सिर्फ 8 दिन का ही खाना बचा होता है। और यहाँ पर अपने रॉकी भाई काफ़ी बीमार होते हैं और वो जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे थे। तभी उसे शेट्टी कॉल करता है और कॉल करके उसे गरियाता है, धमकी देता है, बदतमीजी करता है। ये सब सुन के रॉकी को गुस्सा आता है, उसका मूड खराब हो जाता है और वो फिर अपने चाचा को कॉल करता है। ये चाचा उनके मुँह बोले चाचा होते हैं जिनके साथ वो मुंबई में रहता था। चाचा को कॉल करने के बाद वो उनसे एक छोटी सी हेल्प मांगता है।
इसके बाद वो अपने हेलीकॉप्टर को बुलाता है, केजीएफ का सारा सोना लेकर के और रीना को लेकर के वो यहाँ से भाग जाता है दुबई। भाग जाता है इसलिए ये सब लोगों को लगता है, केजीएफ के लोगों को ये लगता है कि रॉकी डर के यहाँ से सारा सोना लेके भाग जाता है, लेकिन नहीं, रॉकी दुबई जाता है वहाँ के गैंगस्टर खलील से मिलने। वो यहाँ पर खलील के साथ अपनी मीटिंग करता है और उसे बिजनेस का ऑफर देता है कि वो अफ्रीका से डायरेक्ट उसका सोना इंडिया में लेकर के आएगा। खलील पहले ये सारी चीज़ें सुन के ऑफ़र को मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है रॉकी इस समय खुद ही हालत में नहीं है, क्योंकि रॉकी के साथ के लोग मर जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉकी अपने चाचा को फ़ोन करके यही कहता है कि खलील के जितने भी सपोर्टर्स हैं सबको मार दिया जाए, और उसके चाचा यही करते हैं। खलील के जितने भी भारत में सपोर्टर्स होते हैं सबको रॉकी मरवा देता है, और उसके बाद फिर ऑफ़र करता है। ऑफ़र खलील को मानना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर खलील को लगता है कि सारे सिपाही उसके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा सैनिक रॉकी भाई के हो जाते हैं। तो खलील को ना चाहते हुए भी ऑफ़र को मानना पड़ता है। ऑफ़र मानने के बाद, डील फिक्स करने के बाद वो वापस केजीएफ आ जाता है, और केजीएफ आने के बाद वो बलराम से फिर से कहता है कि सारे ट्रक को निकालो। और यहाँ पर अधीरा रॉकी का वेट कर रहा होता है, और वो जैसे ही देखता है कि ट्रक्स आ रहे हैं और रॉकी भी आ रहा है तो वो बौखला जाता है, और वो अपने टीम के लोगों को बोलता है कि फायरिंग करो। फायरिंग करने के बाद जैसे ही वो फायरिंग करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, यहाँ रॉकी भाई ट्रक से उतरते हैं और वो सारे ट्रक के दरवाज़ों को अपने आप खोल देते हैं, और फिर वहाँ से एक नंबर की AK-47 फायरिंग हो रही होती है। वो इतनी फायरिंग करते हैं, इतनी फायरिंग करते हैं, इतनी फायरिंग करते हैं कि ऐसा लगता है कि भारत का अगर इतना पीतल बटोर दिया जाए तो श्रीलंका की आधी GDP को बराबर कर दिया जा सकता है। और यहाँ पर इतनी फायरिंग करते हैं। उसके बाद फायरिंग करने के बाद उन्हीं की टीम में से एक बंदे ने रॉकेट लॉन्चर को चला दिया होता है, लेकिन अधीरा बच जाता है। अधीरा के बचने के बाद रॉकी भाई उसके पास जाते हैं, और जैसा कि अधीरा ने रॉकी को छोड़ा होता है, वैसे रॉकी भाई भी अधीरा से कहते हैं, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, बख्श दिया। साथ में ही नारायण की सरकार को बचा लेता है, अलग अलग सारे पॉलिटिशियन को धमकी देकर। इस तरह से रॉकी भाई का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है, क्योंकि वो पूरी रात पूरे दिन 9 महीनों से सोना लगातार निकाल रहा होता है। और इसके बाद वो बॉम्बे में जाकर शेट्टी को भी मार देता है। और यहाँ पर इसी वजह से कुछ साल बीत जाते हैं, और वक्त आता है फिर अगले इलेक्शन का। नारायण यहाँ पर रॉकी से मिलने आता है और उससे कहता है कि हमें रमिका को मारना होगा, अगर रमिका को नहीं मारा तो वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। पर रॉकी यहाँ पर कहता है कि वो बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाता, क्योंकि वो कहता है अगर किसी औरत को गुस्सा आए तो उसके ऊपर अटैक करने के बजाय उसके सामने हाथ जोड़कर ही काम चलाना ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और इसमें रमिका सेन जीत जाती है। जीतने के बाद यहाँ रमिका को बहुत सारे लोग केजीएफ और रॉकी की स्टोरी बताते हैं, और हमें इस बीच ये पता चलता है कि रॉकी ने केजीएफ को इतना बदल दिया होता है कि उसका डेवलपमेंट बहुत हाई कर दिया होता है। वो लोग जो वहाँ पर कीड़े जैसी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, लेकिन अब वहाँ पर उनके पास बहुत ही अच्छे घर होते हैं। पर ये सब पता चलने के बाद रमिका अपने लोगों से ये बोलती है कि पूरी दुनिया में रेड डाल दो, रॉकी के खिलाफ सबूत लेकर उसे बंदी बनाओ, और इसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बना देती है। दूसरी तरफ हम सीन में आनंद को देखते हैं, वही आनंद जो केजीएफ फर्स्ट में स्टोरी को नरेट कर रहा होता है, और वो यहाँ पर अभी यंग होता है और वो छुप करके केजीएफ की फ़ोटो खींच रहा होता है। उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने ले करके जाते हैं, और रॉकी भी उससे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा लेखक होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा बहादुर होता है। रॉकी यहाँ उससे वो कहता है कि वो रॉकी की स्टोरी लिखे और बिल्कुल सच लिखे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सीन में पुलिस अलग अलग जगह पे छापे मार रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है, और वो उसे ले जा करके सिर्फ अपने पुलिस स्टेशन में रख लेते हैं। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो अपना एक बिस्किट लेने पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, और जब वहाँ पर लोगों को पता चलता है कि ये एक बिस्किट रॉकी का है तो सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि रॉकी की शक्ल बहुत ही कम लोगों ने देखी होती है, लेकिन उसके नाम का दबदबा और डर बहुत ही भयानक होता है। इसी वजह से सब लोग वहाँ पर डर जाते हैं। वहाँ पर वो स्टाइल से जाता है, अपना सोने का बिस्किट लेता है और बाहर आ करके अपनी एक बढ़िया सी बड़ी सी गन लगाता है, जिसको वो बड़ी अम्मा बोलते हैं। उससे वो स्टेशन पर फायरिंग करना चालू कर देता है, और वो इतनी फायरिंग करता है कि पुलिस स्टेशन की गाड़ियों की हालत बिगाड़ देता है। और फिर जब फायरिंग करने के बाद बंदूक की नाल एकदम जलने लगती है, गर्म हो जाती है,
तब वो स्टाइल से आकर के एकदम कनपुरिया स्टाइल में आकर के अपनी सिगरेट को जलाता है। यहाँ हम अगली सीन में देखते हैं कि रमिका को कुछ फाइनली छोटा मोटा सुराग मिल जाता है और वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है। तभी वहाँ रमिका के ऑफिस में एक बुके लेकर के एक बंदा चला आता है और वो अपने होते हैं रॉकी भाई। और बुके के साथ साथ वो एक फ़ाइल लेकर के भी आता है जिसमें रॉकी के ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत होते हैं। और वो सामने से बोलता है कि अगर आप चाहो तो इस फाइल को रख के मेरे ऊपर कोई भी केस बना सकते हो। रमिका इस फाइल को लेने ही वाली होती है। वो जैसे ही हाथ बढ़ाती है तो रमिका के साथ के और भी लोग आते हैं और वो रमिका को इसे लेने से मना कर देते हैं। रमिका के पूछे जाने पर वो बताते हैं यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनमें से 200 लोगों को फंडिंग हमारे रॉकी भाई ही करते हैं, इसलिए वो फाइल को ना लें प्लीज़। क्योंकि अगर रमिका ऐसा करती है तो सबको पता चल जाएगा कि रमिका के पार्टी के ही लोग जो कि रॉकी से फंडिंग खाते हैं और सबकी यहाँ पर बुराई हो जाएगी और रमिका की सरकार गिर जाएगी। इसलिए वो रमिका को फ़ाइल लेने से मना कर देते हैं। और फिर रमिका यहाँ पर उसको धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है। फिर रॉकी भाई धमकी सुन के प्यार से मुस्कुरा के वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रॉकी भैया केजीएफ जाकर अपने सारे सोने की डिलीवरी को रोक देते हैं। ये बात जैसे ही खलील को पता चलती है उसे बहुत ही भयानक गुस्सा आता है। उसे लगता है रॉकी वहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा होता है और इसी बात से रॉकी के पार्टनर्स भी परेशान होकर अधीरा से अपनी हेल्प मांगते हैं। और अब यहाँ पर खलील भी अधीरा के सपोर्ट में होता है और अधीरा जो कि इतने सालों से ज़िंदा होता है और शांत बैठा रहता है, वो उतने बीच में केजीएफ के लोगों को और भी लोगों को पकड़ पकड़ के उनको मार करके उनसे केजीएफ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। और इतने सालों के बाद अधीरा के पास एक केजीएफ का मैप होता है। उस मैप में उसे 2 रास्ते मिलते हैं, लेकिन उसे सब बताते हैं इन दोनों रास्तों में बहुत सारी सिक्योरिटी लगी है, तो उसे किसी माइन के अंदर से होके जाना पड़ेगा। तो उसे उस माइन के बारे में किसी और से पता करना होगा। ये पता करने का काम वो एंड्रयू को देता है और उससे बोलता है अगर तूने ये नहीं पता किया तो मैं तुझे मार दूंगा। और यहाँ पर रॉकी अपनी माँ की ताबूत को वहाँ से निकलवा लेता है और उनकी एक अच्छी सी ताबूत एक पहाड़ के किनारे उनकी कब्र को बनवा देता है। और कब्र बनवाने के बाद वो अपने नशेड़ी पिता को बुलवा करके उनकी सेवा में लगा देता है। रॉकी के पिता जो पूरी उम्र न रॉकी की न उसकी माँ की किसी का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन रॉकी उन्हें लास्ट में बुलवा लेता है दारू के दम पे और उनसे ये कहता है कि आपको अब पूरी उम्र जब तक आप जिंदा हैं इस कब्र की सेवा करनी होगी। और ये सब भी देखकर फाइनली रीना उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ अधीरा को कोई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसे बता देता है कि वो कहाँ पर खुदाई करेगा, किस माइन में खुदाई करेगा, तो वो केजीएफ के अंदर पहुँच जाएगा। वो माइन होती है नंबर 3। तो अधीरा तुरंत ही पता चलने के बाद अपने लोगों को बुलाता है और वहाँ पर खुदाई चालू करवा देता है। और यहाँ पर रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात जल्दी से केजीएफ के अंदर खड़े रॉकी को जाकर बताना चाहती है। और वो जैसे ही ये बात रॉकी को बताती है, रॉकी खुश हो ही पाता कि पीछे से अधीरा उसे गोली मार देता है। यहाँ पर रीना की मौत से रॉकी भाई को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बहुत गुस्से में बौखला जाता है। इसके बाद यहाँ पर अधीरा और रॉकी की बहुत लंबी एक्शन फाइट होती है जो कि बहुत लंबी चलती है और बहुत ही अमेजिंग चलती है, जिसमें यहाँ पर रॉकी अपना मेन हथियार हथौड़ा लेता है और यहाँ पर अधीरा को बहुत पेलता है, जिसके बाद वो अधीरा की गर्दन को यहाँ पर तोड़ देता है और उसे यहाँ पर मार के उसका काम ख़त्म कर देता है। पर अब रॉकी को यहाँ पर पता चल गया था कि उसे माइन की इन्फॉर्मेशन बाहर से मिली है, तो वो तुरंत ही अपने लोगों को इकट्ठा करता है और सीधे पहुँच जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और रमिका वहाँ पर स्पीच दे रही होती है। और रमिका का यहाँ पर यह प्लान होता है कि चाहे उसे कुछ भी करे लेकिन वो रॉकी के खिलाफ वारंट निकाल के रहेगी। और तभी वहाँ पर रॉकी अंदर आ जाता है और नारायण को उसके सामने शूट करके मार देता है, क्योंकि वो आखिरी आदमी नारायण ही होता है जो बाहर से अधीरा की हेल्प कर रहा होता है। क्योंकि नारायण ही होता है जो बाहर से सारी चालें चल रहा होता है। ये पूरा प्लान उसी का होता है रॉकी को बर्बाद करने का। उसका प्लान यही था कि वो पहले केजीएफ में रॉकी को भेजेगा, रॉकी के बाद वो रॉकी से गरुणा को मरवा देगा, उसके बाद वो रॉकी को मरवा करके केजीएफ अपने अंडर में ले लेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि रॉकी उसको मार देता है। और यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी होती है, क्योंकि उसने सबके सामने, रमिका के सामने और पार्लियामेंट के अंदर उसने एक पीएम को मारा होता है, एक नेता को मारा होता है,
इसलिए अब रमिका के पास बहुत सारे सबूत आ जाते हैं और अब यहाँ पर रमिका रॉकी के खिलाफ उसके लिए डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने इंडियन भारत की बहुत बड़ी फोर्स जाती है, लेकिन फोर्स जाने से पहले ही वहाँ पर रॉकी ने केजीएफ के लोगों को पहले ही बाहर निकाल दिया होता है। जैसे ही इंडियन आर्मी रॉकी के रूम पर, उसके महल पर पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि रॉकी यहाँ पर है नहीं, वो पहले यहाँ से बाहर जा चुका है। और फिर अगले सीन में हम फिर रॉकी को देखते हैं और जैसे ही वाइट सीन आता है फिर हम देखते हैं कि वो एक शिप पर है और शिप पर वो सारे सोने के साथ है और वो इतना सोना होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा होता है। रमिका को भी ये बात पता चल जाती है कि रॉकी कहाँ पर है, क्योंकि रॉकी के शिप से ही वो उन सब को एक फैक्स करता है, क्योंकि यहाँ पर रॉकी को पता चल गया था कि उसका अंत आने वाला है। इसीलिए वो खुद ही सबको इन्फॉर्मेशन दे करके समुद्र में चला आता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है अगर मैं मरूं तो मेरे साथ साथ पूरा सोना भी यहाँ पर डूब जाए और वो किसी के हाथ ना लगे। और होता भी ऐसा ही है। वो शिप पे चलते चलते इंटरनेशनल बॉर्डर पे पहुंच जाता है। इंडियन नेवी उसको अलर्ट करती है कि नहीं अपना शिप रोक दो, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर लास्ट में फाइनली इंडियन नेवी को और सबको रॉकी के शिप पे अटैक करना होता है और वो फिर अटैक कर देते हैं और अटैक करने के बाद रॉकी का शिप ब्लास्ट कर जाता है और सारा सोना और रॉकी वहीं समुद्र में डूब जाते हैं। रमिका को ये जैसे ही पता चलता है तो रमिका रॉकी के खिलाफ के जितने भी एविडेंस होते हैं वो सब मिटा देती है और वो ये चाहती है कि रॉकी के बारे में पूरे भारत में ना इतिहास में कभी उसका जिक्र हो। वो एविडेंस मिटाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे बीच आनंद जिंदा होते हैं और आनंद को पूरी स्टोरी पता होती है। आनंद फिर उस स्टोरी को लिखता है और फिर उसे पब्लिश करवा करके लॉन्च कर देता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि रॉकी तो मर जाता है, लेकिन वो अपने केजीएफ के लोगों का ख्याल रखता है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए एक केजीएफ टाउन बनवा कर जाता है। और इसी सैड म्यूज़िक और एंडिंग के साथ यहाँ पर पिक्चर ख़त्म हो जाती है।